नमस्कार बच्चों, गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं युगपत रेखिक समीकरण। पहले तो हम ये देखते हैं कि युगपत रेखिक समीकरण होती क्या है। तो बच्चों, इसमें रेखिक समीकरण और युगपत यानी दो शब्दों से मिलकर बना है युगपत रेखिक समीकरण। तो युगपत रेखिक समीकरण से अर्थ ये है कि युगपत का अर्थ हो गया कि जिसमें दो चर हो, यानी अपने ये कह सकते हैं कि दो चरों वाली, यानी दो चरों वाली एक घातीय समीकरण है। एक घातीय समीकरण है, तो इन्हीं को अपने कहते हैं युगपत रेखिक समीकरण, यानी उसमें कम से कम दो चर होनी चाहिए केवल, और उसमें रेखिक का मतलब हो गया कि उसमें समीकरण की घात जो है वो केवल एक होनी चाहिए। जैसे अपने एक मानक रूप से इसका युगपत समीकरण है, युगपत समीकरण का रेखिक समीकरण का ये अपने ले सकते हैं जैसे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये x और y दो चर है इसमें, और c है इसमें अचर है, और ये a हो गया x का गुणांक और b हो गया y का गुणांक। तो इसमें यदि समीकरण एक से अधिक हो तो हम इनको a1 b1 c1 बोल देते हैं, और दूसरी समीकरण के लिए a2 b2 c2 मान सकते हैं। तो यहाँ आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि युगपत रेखिक समीकरणों से क्या मतलब है। तो इसमें बच्चों एक प्रश्न जो छोटा पूछा जा सकता है कि युगपत समीकरणों के आपको युग्म दे रखे हों और उनको जो है उनसे उनका हल पूछा जाए कि किस प्रकार के हल इनके संभव हैं। तो ये हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए आपके पास ये जो तालिका है इसको आप गौर से देखें। तो यहाँ पर हमें जो है एक समीकरण ये दिए और एक समीकरण में यहाँ पर ये दिए। पहले प्रश्न के अंदर तीन इसमें उदाहरण दिए गए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ax प्लस by बराबर में यहाँ पर तीसरा पद जो अचर पद में बराबर में दे रखा है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि ax जो है वो इसका गुणांक होता है a, तो a यहाँ पर 2 हो गया। तो एक समीकरण के लिए हम a1 b1 c1 और दूसरे के लिए a2 b2 c2 ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो ऊपर यहाँ पर बताया हुआ है कि a1 बटे a2, यहाँ पर b1 बटे b2, यहाँ c1 बटे c2। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये हो गया आपके पास a1 बटे a2 यानी 2 बटे 5। तो ये यहाँ पर 2 बटे 5। फिर यहाँ पर लिए b1 बटे b2। तो यहाँ अगर माइनस का चिन्ह होता है तो माइनस का चिन्ह भी लेते हैं। तो ये b1 बटे b2 ये हो गया आपके पास c1 बटे c2। तो फिर इस परिणामों की हमें तुलना करेंगे, इनको गुणांकों की जो तुलना करेंगे तो आप ये पाएंगे कि इसमें भी पहले यानी दो जो है पहले सबसे पहले आप ये देखेंगे कि ये दो बराबर है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि a1 बटे a2 और b1 b2 के परिणाम जो है वो समान नहीं है, यानी ये दोनों इक्वल नहीं। तो ये पहली शर्त होगी इसकी कि यदि a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर नहीं है तो बच्चों वो दोनों जो समीकरण उनसे जो रेखाएं बनेगी वो दोनों क्या होगी, प्रतिच्छेदी होगी, यानी वो एक दूसरे को काटेगी। और एक दूसरे को काटेगी तो उनका एक ही हल हो सकता है, क्योंकि दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को एक बार ही काट सकती है। तो अद्वितीय हल होगा उनका। और फिर इसमें जो दूसरा उदाहरण इसमें दिया है, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ 2 बटे 3 है और यहाँ पर 4 बटे 6 है। तो इसको भी अगर आप सरल करेंगे तो ये भी आपके पास कितना आ जाएगा, 2 बटे 3 ही आएगा। तो देखो यहाँ ये भी 2 बटे 3 और ये भी 2 बटे 3 हो गया, जबकि यहाँ इसको सरल करेंगे तो आपके पास आएगा 5 बटे 6। तो इसमें पहले दो परिणाम बराबर हैं और तीसरा परिणाम बराबर नहीं है। तो ये शर्त जो है वो बन जाती है, यदि पहले दो परिणाम बराबर हो तीसरा बराबर नहीं हो तो ये बन जाती है समांतर रेखाओं की। यानी इससे जो दो हम इन समीकरणों से जो दो रेखाएं बनेगी या जिन दो रेखाओं को ये प्रदर्शित करेगी वो रेखाएं परस्पर क्या आएगी, ग्राफ में समांतर आएगी, और समांतर आएगी तो उनका कोई हल नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो फिर इस प्रकार से
आप ये तीसरा उदाहरण देख सकते हैं। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि ये आ गया आपके पास 4/2, तो इसको यदि हम हल करेंगे तो ये आएगा 2/1, और यदि हम इसका हल करेंगे तो ये भी आएगा 2/1, क्योंकि 3 के पहाड़े से कैंसिल होगी, और ये भी यहाँ पर आएगा 2/1। तो यहाँ से ये तीनों परिणाम क्या आ रहे हैं आपके पास, बराबर आ रहे हैं। तो तीनों परिणाम यदि बराबर होते हैं तो वो रेखाएं संपाती होती है। संपाती का अर्थ ये है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर से ही होकर के निकलेगी, और तो जब ऊपर से हल होकर निकलेगी तो उनके अनेक हल होंगे, यानी एक सभी बिंदु उनके जब वो कॉमन होंगे तो अनेक हल होंगे। तो यहाँ पर आप देखें बच्चों कि ये शर्तें आपको याद करनी है। ये शर्त होती है प्रतिच्छेद करने की, ये शर्त होती है समांतर होने की, और ये शर्त होती है संपाती होने की। तो जब प्रतिच्छेद करेगी तो उनका एक हल होता है, अद्वितीय हल होता है, और यदि वो कोई हल नहीं है तो वो समांतर होती है, और यदि वो संपाती हो तो उनके अनेक हल होते हैं। इसके साथ संगत असंगत को भी आप समझ सकते हैं। जैसे संगत असंगत का मतलब है कि यदि वो दो रेखाएं परस्पर जो है वो यदि काटती है एक दूसरे को तो वो संगत हल होते हैं। तो यहाँ हम अपने इसको बोल सकते हैं कि ये क्या होंगी, संगत होगी। ठीक है बच्चों, ये होगी संगत। मैं इसको यहाँ नहीं लिखता हूँ, यहाँ लिखते हैं इसको, यानी ये होगी संगत। यानी जो वो यदि उनके अद्वितीय हल है, यानी एक दूसरे को वो काटती है तो संगत होगी। अगर वो समांतर है तो वो कहीं नहीं मिलेगी तो ये होगी असंगत। तो ये होती है असंगत। और यदि वो एक दूसरे के संपाती है तो उनके अनेक हल होंगे तो भी वो होगी संगत। तो आप देख सकते हैं कि दो स्थितियों में संगत होती है और एक स्थिति में असंगत होती है इनके हल। तो ये जो है हमें इस प्रकार के प्रश्न जो है वो ये इनको अपने हल ज्ञात कर सकते हैं। यानी आपको युगपत समीकरण दे रखी है और आपसे पूछे कि इनका हल आप ज्ञात कीजिए, तो ये हल जो है हम इस प्रकार से इनका निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ प्रश्न लेके बताऊंगा कि किस प्रकार से आप इनका हल निकालें। तो शायद आपको इस सारणी से कुछ समझ में आया होगा। और आप क्या करें, इस सारणी के जो ये परिणाम हैं उनको अच्छी तरह याद करें कि प्रतिच्छेद होने की क्या शर्त होती है, समांतर होने की क्या शर्त होती है, और संपाती होने की शर्त क्या होती है, और फिर अद्वितीय हल कब होता है, और कोई हल कब नहीं होता, और अनेक हल कब होता है, और संगत असंगत कैसे होती है, ये भी आप अच्छी तरह जान लें। तो हमने सीखा कि युगपत समीकरण क्या होती है और उनके हल कैसे हम पता लगाते हैं। तो लगभग बहुत बार जो है वो एक छोटा प्रश्न इसमें से हमेशा पूछा जाता है 1 नंबर का कि निम्न दिए गए युगपत समीकरणों में से आप बताइए कि इनका किस प्रकार का हल संभव है। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इनके हल हम कैसे ज्ञात करेंगे और संगत असंगत कैसे होती है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।